9वीं शताब्दी से भारत और इस्लामी दुनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत ताना बाना सामने आया। इस दौर में ज्ञान, विचारों और परंपराओं का एक उल्लेखनीय प्रवाह देखा गया, जिसने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया। व्यापार मार्गों ने बौद्धिक और कलात्मक बातचीत के लिए माध्यम के रूप में काम किया, जिससे जिज्ञासा और पारस्परिक शिक्षा की भावना को बढ़ावा मिला। अपने प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप दूर देशों के विद्वानों और यात्रियों के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। इस आदान प्रदान ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया, जिससे इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक स्थायी विरासत छूट गई। भारत में इस्लाम के आगमन ने इस जटिल टेपेस्ट्री में एक और परत जोड़ दी। जबकि दोनों सभ्यताएं व्यापार और कूटनीति के माध्यम से एक दूसरे से मिल चुकी थीं, भारत के कुछ हिस्सों में इस्लामी शासन की स्थापना ने अधिक निरंतर बातचीत की। इस दौर में स्थापत्य शैली का मिश्रण, उर्दू जैसी नई भाषाओं का जन्म और संगीत परंपराओं का संश्लेषण देखा गया। सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे के अपने संदेश के साथ सूफी संतों को भारत के बहुलतावादी समाज में उपजाऊ भूमि, आंगन, बाजार और धार्मिक स्थलों के साझा स्थान सांस्कृतिक मिश्रण के पिघलने वाले बर्तन बन गए, जहां मतभेद धुंधले हो गए और समानताओं का जश्न मनाया गया। विनिमय का यह युग अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। संघर्ष और विजय के दौर ने अनिवार्य रूप से इस जीवंत संपर्क पर छाया डाली। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी अत्याचारी और उत्पीड़ित के बीच एक सरल द्वंद्वधारी की नहीं है। इसके बजाय यह आपस में जुड़ी नियति की एक जटिल कहानी है, जहां दोनों संस्कृतियों के लोग बदलती शक्ति की गतिशीलता के बीच अपनी पहचान बनाते हैं। इस काल में उल्लेखनीय व्यक्तित्वों का उदय हुआ, जिन्होंने सांस्कृतिक संश्लेषण की भावना को मूर्त रूप दिया। उन शासकों से जिन्होंने अपने क्षेत्रों की बहुलता को अपनाया, उन विद्वानों तक जिन्होंने कई भाषाओं और परंपराओं में महारत हासिल की, ये व्यक्ति इस जीवंत आदान प्रदान की स्थायी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी समझ और सहयोग के लिए मानवीय भावना की क्षमता प्रबल हो सकती है। भारत और इस्लामी दुनिया के बीच आदान प्रदान एकतरफा नहीं था। जहां इस्लामी सभ्यता भारत में अपना अनूठा योगदान लेकर आई, वहीं उसे भारत के पास मौजूद ज्ञान के भंडार से भी अत्यधिक लाभ हुआ। दुनिया में भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक दशमलव प्रणाली थी। सदियों पहले भारतीय गणितज्ञों द्वारा विकसित इस प्रणाली ने गणित में क्रांति ला दी और जटिल गणनाओं को संभव बनाया। इस प्रणाली की प्रतिभा को पहचानते हुए अरब विद्वानों ने इसे अपनाया और इसे यूरोप तक पहुंचाया, जहां यह आधुनिक गणित की नींव बन गई। खगोल विज्ञान एक और क्षेत्र था जहां भारतीय ज्ञान चमकता था। भारतीय खगोलविदों ने आकाशीय गतियों को समझने और सटीक कैलेंडर विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की थी। अरबी में अनुवादित उनके ग्रंथों ने अरब विद्वानों को नई अवधारणाओं और अवलोकन तकनीकों से परिचित कराया। एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त का काम विशेष रूप से प्रभावशाली था। उनके ग्रंथ का अरबी में के रूप में अनुवाद किया गया और यह इस्लामी खगोल विज्ञान की आधारशिला बन गया। चिकित्सा एक और क्षेत्र था जहां भारतीय ज्ञान का इस्लामी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया गया और यह इस्लामी चिकित्सकों के लिए एक मानक संदर्भ कार्य बन गया। इस पाठ ने उन्हें आयुर्वेदिक सिद्धांतों, हर्बल उपचारों और शल्य चिकित्सा तकनीकों से परिचित कराया, जो अपने समय से बहुत आगे थी। भारतीय चिकित्सा का प्रभाव एविसेना और रज्ज जैसे प्रसिद्ध इस्लामी चिकित्सकों के कार्यों में देखा जा सकता है, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा ज्ञान को अपने लेखन में शामिल किया। ज्ञान का आदान प्रदान वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। साहित्य भी दोनों सभ्यताओं के बीच स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुआ। भारतीय दंतकथाओं का संग्रह का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया और यह पूरे इस्लामी दुनिया में बेहद लोकप्रिय हो गया। अपने ज्ञान और नैतिक पाठों के साथ ये कहानी सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गई और आज भी पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इस साहित्यिक आदान प्रदान ने दोनों परंपराओं को समृद्ध किया और सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने में कहानी कहने की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य किया।
भारत और इस्लामी दुनिया के बीच ज्ञान के प्रसारण को विद्वानों के एक उल्लेखनीय समूह द्वारा सुगम बनाया गया, जिन्होंने अपना जीवन सीखने की खोज के लिए समर्पित कर दिया। ये व्यक्ति ज्ञान की प्यास और अन्य संस्कृतियों के प्रति गहरे सम्मान से प्रेरित होकर विशाल दूरियों की यात्रा करते थे, कई भाषाओं में महारत हासिल करते थे और सभ्यताओं के बीच सेतु का काम करते थे। ऐसे ही एक प्रकाशक थे अबू माशर अल-बल्खी, जो 9वीं शताब्दी में रहने वाले एक प्रसिद्ध फारसी खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। खगोलीय ज्ञान के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर अबू माशर ने बनारस में 10 साल पढ़ाई में बिताए, खुद को भारतीय खगोलीय ग्रंथों और परंपराओं में डुबो दिया। इस्लामी दुनिया में लौटने पर उन्होंने भारतीय खगोलीय अवधारणाओं और तकनीकों को पेश किया, जिसका इस्लामी खगोल विज्ञान के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस बौद्धिक आदान प्रदान में एक और विशाल व्यक्ति मध्य एशिया के 11वीं शताब्दी के विद्वान अल-बरूनी थे, जिनकी प्रतिभा खगोल विज्ञान, गणित, इतिहास और भूगोल सहित कई विषयों में फैली हुई थी। उनकी अतृप्त जिज्ञासा ने उन्हें भारत पहुंचाया, जहां उन्होंने कई वर्ष भारतीय विज्ञान, दर्शन और संस्कृति का अध्ययन करने में बिताए। अल-बरूनी की महान कृति 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में जानकारी का एक बहुमूल्य स्रोत बनी हुई है। इस व्यापक काम में उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचनाओं और वैज्ञानिक प्रगति का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। ये विद्वान केवल ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं थे। उन्होंने जो सीखा उसकी गंभीरता से जांच, विश्लेषण और संश्लेषण किया और अक्सर अपना मूल योगदान दिया। उन्होंने मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी, नई व्याख्याएं प्रस्तावित की और अपनी बौद्धिक परंपराओं को उस ज्ञान से समृद्ध किया जो उन्होंने भारत से प्राप्त किया था। उनका काम बौद्धिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में पार सांस्कृतिक संवाद की शक्ति का प्रमाण है। इन विद्वानों की विरासत इतिहास के इतिहास तक ही सीमित नहीं है। उनका योगदान आज भी दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। इस्लामी दुनिया के माध्यम से यूरोप में प्रसारित दशमलव प्रणाली आधुनिक गणित का आधार बनती है। भारतीय खगोलविदों द्वारा अग्रणी खगोलीय अवधारणाएं और तकनीकें ब्रह्मांड की हमारी खोज को सूचित करती रहती है। और जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित चिकित्सा ज्ञान को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण की तलाश में फिर से देखा जा रहा है। भारत में इस्लामी शासन का इतिहास सहिष्णुता और संघर्ष, ज्ञान और उत्पीड़न दोनों के धागों से बुना हुआ एक जटिल ताना बाना है। जहां कुछ शासकों को उनकी क्रूरता और धार्मिक कट्टरता के लिए याद किया जाता है, वहीं अन्य बहुलवाद को अपनाने, कला के संरक्षण और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। इस बारीक इतिहास को समझने के लिए सरल बाइनरीज से आगे बढ़ने और इस युग की विशेषता वाले अनुभवों की विविधता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस इतिहास पर एक काला धब्बा छोड़ने वाले शासकों में कुछ नाम सामने आते हैं। 11वीं शताब्दी में भारत पर बार बार छापे मारने के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद गजनी को अक्सर लालच और भारतीय मंदिरों की संपत्ति को लूटने की इच्छा से प्रेरित एक क्रूर विजेता के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि उनके सैन्य अभियानों ने निस्संदेह विनाश और पीड़ा का कारण बना, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी प्रेरणाएं केवल धार्मिक कट्टरता के बजाय राजनीतिक और आर्थिक कारकों के संयोजन से प्रेरित थी। छठे मुगल सम्राट औरंगजेब एक और शासक हैं, जिनकी विरासत पर गर्मागर्म बहस होती है। उनका शासनकाल, जो लगभग आधी शताब्दी तक चला, क्षेत्रीय विस्तार और आंतरिक संघर्ष दोनों से चिह्नित था। गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से लागू करना, कुछ हिंदू मंदिरों को नष्ट करना और इस्लामी कानून को और अधिक सख्ती से लागू करने के प्रयासों ने कई लोगों को उन्हें एक कट्टर और असहिष्णु शासक के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने दरबार और प्रशासन में उच्च पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त किया और उनके शासनकाल में मुगल कला और वास्तुकला का निरंतर विकास हुआ, जो अक्सर हिंदू परंपराओं से प्रेरणा लेता था। इन शासकों के विपरीत अन्य भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को अपनाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरे मुगल सम्राट अकबर को व्यापक रूप से भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उनके शासनकाल ने अभूतपूर्व धार्मिक सहिष्णुता
और सांस्कृतिक संश्लेषण के युग की शुरुआत की। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, अंतर धार्मिक संवाद को प्रोत्साहित किया और अपनी सरकार में प्रमुख पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया। उन्होंने और जैसे हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद करने का औफराक दिया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। उनका दरबार विभिन्न धर्मों के विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए एक मिलन स्थल बन गया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत वातावरण बन गया। भाग 5, इस्लाम का सार सिद्धांतों का ताना बाना। इस्लाम अपने मूल में एक धर्म है जो शांति, न्याय और करुणा पर जोर देता है। इसकी शिक्षाएं समानता, भाईचारे और ज्ञान की खोज को बढ़ावा देती हैं। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, सभी मनुष्यों के साथ उनके धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देती है। यह कमजोर और असुरक्षित लोगों की सुरक्षा, महिलाओं के साथ उचित व्यवहार और एक पवित्र कर्तव्य के रूप में ज्ञान की खोज का आह्वान करता है। ये सिद्धांत जब पालन किए जाते हैं तो एक न्याय संगत और न्याय संगत समाज बनाते हैं, जहां सभी व्यक्तियों को विकास का अवसर मिलता है। इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से एक ईश्वर की एकता या तौहीद में विश्वास है। इस मान्यता का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य ईश्वर की नजर में समान हैं और कोई भी जन्म, वंश या सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। समानता की यह अवधारणा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देती है और सभी मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। कुरान कहता है, हे मानव जाति, वास्तव में हमने तुम्हें नर और मादा से बनाया है और तुम्हें लोग और कबीले बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुम में से सबसे श्रेष्ठ वह है जो तुम में से सबसे धर्मी है। 49-13। इस्लाम का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ज़कात है, जो किसी के धन के एक हिस्से को दान में देने के अनिवार्य कार्य को संदर्भित करता है। ज़कात एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों और कम भाग्यशाली लोगों की जरूरतें पूरी हों। यह मुस्लिम समुदाय के भीतर उदारता और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को कम भाग्यशाली लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। कुरान ज़कात के महत्व पर जोर देता है, कहते हुए, और नमाज स्थापित करो और ज़कात दो और जो कुछ भी अच्छा तुम अपने लिए आगे बढ़ाते हो तुम उसे अल्लाह के पास पाओगे। वास्तव में अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे देख रहा है। 110। इस्लाम ज्ञान की खोज पर भी बहुत जोर देता है। हजरत मोहम्मद ने कहा है, ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है। शिक्षा पर यह जोर इस्लामी स्वर्ण युग में परिलक्षित होता है। कई शताब्दियों की अवधि जब इस्लामी दुनिया ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की, मुस्लिम विद्वानों ने प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों का अनुवाद और संरक्षण किया। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में अभूतपूर्व खोजें की और उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना की, जिन्होंने दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित किया। भारत के सांस्कृतिक, कलात्मक और बौद्धिक परिदृश्य में मुसलमानों का योगदान निर्विवाद और बहुआयामी है। उन्होंने उपमहाद्वीप की विरासत को अपनी अनूठी परंपराओं, नवाचारों और दृष्टिकोणों से समृद्ध किया है। एक स्थायी विरासत छोड़कर जो आज भी भारत की पहचान को आकार देती है। राजसी वास्तुकला से लेकर जो इसके शहरों की शोभा बढ़ाती है, जटिल कला रूपों तक जिन्होंने पीढ़ियों को मोहित किया है, इस्लामी सभ्यता का प्रभाव भारतीय समाज के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। भारत में मुस्लिम योगदान की सबसे दृश्य अभिव्यक्तियों में से एक इसकी वास्तुकला है। इस्लाम के आगमन के साथ ही नई स्थापत्य शैली, तकनीक और सौंदर्य शास्त्र आए, जो मौजूदा भारतीय परंपराओं के साथ मिलकर एक अनूठी स्थापत्य शब्दावली का निर्माण करते हैं। मुगल साम्राज्य विशेष रूप से अपनी भव्य मस्जिदों, महलों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, जो इस्लामी और हिंदू स्थापत्य तत्वों के सामंजस्यपूर्ण संलयन को प्रदर्शित करते हैं। ताजमहल, जिसे अक्सर दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है, मुगल युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है, जो फारसी, इस्लामी और भारतीय डिजाइन तत्वों को एक लुभावनी कृति में मिश्रित करता है। भव्य संरचनाओं से परे मुस्लिम कारीगरों और शिल्पकारों ने विभिन्न सजावटी कलाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे वस्त्र, धातु, चीनी मिट्टी की चीजें और सुलेख पर अपनी छाप छोड़ी। इन वस्तुओं को सुशोभित करने वाले जटिल पुष्प पैटर्न,
ज्यामितीय डिजाइन और सुलेखी रूपांकन एक परिष्कृत सौंदर्य, संवेदनशीलता और तकनीक में महारत को दर्शाते हैं। मुगल काल विशेष रूप से लघु चित्रकला के उत्कर्ष का साक्षी था, जिसमें कलाकार पांडुलिपियों, एल्बमों और चित्रों के लिए उत्कृष्ट चित्र बनाते थे। ये पेंटिंग उनके जीवंत रंगों, जटिल विवरणों और दरबारी जीवन के यथार्थवादी चित्रणों की विशेषता मुगल दरबार के वैभव और भव्यता की झलक प्रदान करती है। इस्लामी सभ्यता का प्रभाव कला और वास्तुकला के दायरे से आगे तक फैला हुआ है। मुस्लिम विद्वानों, कवियों और संगीतकारों ने भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 13वीं शताब्दी के सूफी संत, कवि और संगीतकार अमीर खुसरो को भारत इस्लामी समन्वयवाद के संस्थापक पिताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने फारसी और हिंदी, आधुनिक हिंदी के पूर्ववर्ती दोनों में कविता की रचना की और फारसी और भारतीय संगीत परंपराओं के बीच के खाई को काटते हुए नए संगीत रूपों और वाद्ययंत्रों को पेश किया। उनका काम आज भी पूरे उपमहाद्वीप में संगीतकारों और कवियों को प्रेरित करता है। जबकि भारत और इस्लामी दुनिया के बीच बातचीत फलदायी आदान प्रदान और सांस्कृतिक संश्लेषण की अवधि से चिह्नित थी, यह यूरोपीय साम्राज्यवाद की घुसपैठ से भी प्रभावित थी, जिसने उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक लंबी छाया डाली। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने धीरे धीरे भारत को फलते फूलते व्यापार की भूमि से ब्रिटिश शासन के अधीन एक उपनिवेश में बदल दिया। आर्थिक लालच और शाही महत्वाकांक्षा की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया, इसके पारंपरिक उद्योगों को ध्वस्त कर दिया और इसके विविध समुदायों के बीच विभाजन के बीज बोए, जिससे गरीबी, सामाजिक विखंडन और राजनीतिक अस्थिरता की विरासत छूट गई। ब्रिटिश शासन के सबसे हानिकारक पहलुओं में से एक फूट डालो और राज करो की नीति थी, जिसका उद्देश्य मौजूदा सामाजिक और धार्मिक विभाजनों को बढ़ाकर भारत पर नियंत्रण बनाए रखना था। अंग्रेजों ने जानबूझकर कुछ समुदायों को दूसरों पर तरजीह दी, जिससे तरजीही व्यवहार की एक प्रणाली पैदा हुई, जिसने विभिन्न समूहों के बीच नाराजगी और अविश्वास पैदा किया। सदियों के सह अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बावजूद वे अक्सर हिंदुओं और मुसलमानों को स्वाभाविक रूप से विरोधी समुदायों के रूप में चित्रित करते थे। विभाजन की इस कहानी ने भारतीयों को उनके साझा उत्पीड़क के खिलाफ एकजुट होने से रोककर ब्रिटिश हितों की पूर्ति की। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां भी पेश की जिन्होंने भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। उन्होंने प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, स्वदेशी भाषाओं को दरकिनार कर दिया और अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग का एक नया वर्ग बनाया, जो अक्सर जनता की चिंताओं से अलग हो जाते थे। इस नीति ने न केवल भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर दिया, बल्कि उन लोगों में हीनता की भावना भी पैदा कर दी, जिनके पास अंग्रेजी शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान बोए गए विभाजन के बीज 1947 में भारत के विभाजन के साथ सामने आया। विभाजन, जिसने उपमहाद्वीप को दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया, मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक के साथ हुआ, क्योंकि लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हुए। विभाजन और उसके साथ हुई हिंसा ने उपमहाद्वीप के मानस पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को जहर दिया और उनके स्वतंत्रता के बाद के प्रक्षेप वक्र पर एक लंबी छाया डाली। कई उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रों की तरह भारत का इतिहास भी अक्सर औपनिवेशिक आख्यानों के लेंस के माध्यम से लिखा गया है, जिसने अक्सर कुछ समुदायों और ऐतिहासिक शख्सियतों के योगदान को विकृत या हाशिए पर डाल दिया है। इन यूरो केंद्रित दृष्टिकोणों से आगे बढ़ना और खोई हुई कहानियों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल होना, उन लोगों की कहानियों का पता लगाना जो चुप या भुला दिए गए हैं, और अतीत की अधिक समावेशी और सूक्ष्म समझ प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो अधिक मान्यता का हकदार है, वह है मैसूर का 18वीं सदी का शासक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति है, जिन्हें अक्सर एक अत्याचारी के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्होंने हिंदुओं को सताया था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके शासनकाल के दौरान हिंसा और जबरन धर्मांतरण के उदाहरण थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है
कि ये कार्य अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, विशेष रूप से उन राज्यों या समुदायों को लक्षित करते थे जो उनके शासन के लिए खतरा पैदा करते थे। टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने प्रगतिशील नीतियों को लागू किया, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी थे और उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़े। उनकी कहानी को उसकी संपूर्णता में बताए जाने की आवश्यकता है। उनकी खामियों और भारतीय इतिहास में उनके योगदान दोनों को स्वीकार करते हुए एक और ऐतिहासिक शख्सियत जिसके योगदान को अक्सर अनदेखा किया जाता रहा है, वह है रियासत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रानी। लक्ष्मीबाई को 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। संख्या और हथियारों में बहुत कम होने के बावजूद वह युद्ध में अपनी मृत्यु तक बहादुरी से लड़ी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारतीय महिलाओं की अदम्य भावना और राष्ट्र के इतिहास को आकार देने में उनकी भूमिका का प्रमाण है। कोई भी कहानी को पूर्ण प्राप्त करने सामान्य व्यक्तियों और समुदायों को व्यक्तियों को पहचानना भी शामिल है, जिन्हें अक्सर इतिहास के विषय पर ले जाया जाता है। किसानों, मजदूरों, कारीगरों और व्यापारियों की कहानियां जिन्होंने अपने शोषण का विरोध किया, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित किया और भारतीय समाज की समृद्ध परंपराओं में योगदान दिया, उन्हें बताया जाना चाहिए। इस सूक्ष्म प्रयास उन लोगों की जीवित अनुभवों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो अक्सर चुप रह जाते हैं और अतीत की अधिक समग्र समझ प्रदान करते हैं। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजर रहा है, अतीत के विभाजनकारी आख्यानों से परे देखना और एकता, बहुलवाद और पारस्परिक सम्मान में निहित एक साझा नियति को अपनाना अनिवार्य है। देश की ताकत उसकी विविधता में है, संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं के ताने बाने में है, जो सदियों से एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में हैं और एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। इस साझा विरासत को पहचानना राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए आवश्यक है। साझा भविष्य को आकार देने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशी आख्यानों को शामिल करके आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देकर शिक्षा पूर्वाग्रहों को दूर करने, विभाजनों को पाटने और युवा दिमागों में साझा अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद कर सकती है। उन पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़ना आवश्यक है जो रूढ़ियों को कायम रखती है या अतीत का एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और उन आख्यानों को अपनाती हैं जो भारत के समृद्ध ताने बाने में सभी समुदायों के योगदान का जश्न मनाते हैं। मीडिया को भी एकता और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विविध आवाजों के लिए एक मंच प्रदान करके अभद्र भाषा और गलत सूचनाओं को चुनौती देकर और अंतरधार्मिक सद्भाव और सहयोग की कहानियों को उजागर करके मीडिया उन विभाजनकारी आख्यानों का मुकाबला करने में मदद कर सकता है जो अक्सर सार्वजनिक भाषण पर हावी होते हैं। जिम्मेदार पत्रकारिता जो सटीकता, संतुलन और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देती है, पारस्परिक सम्मान और समझ के माहौल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अंततः एक साझा नीति के निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। राजनीतिक नेताओं, धार्मिक हस्तियों, शिक्षकों, कलाकारों और नागरिकों को एक साथ मिलकर एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाना चाहिए, जहाँ विविधता का अवसर मनाया जाए और मतभेदों का सम्मान किया जाए। अपने साझा इतिहास को अपनाकर पिछले अनुभवों को स्वीकार करके और अधिक न्यायसंगत भविष्य की दिशा में काम करके भारत वास्तव में बढ़ते हुए विभाजित दुनिया में एकता और बहुलवाद के प्रतीक के रूप में अपनी क्षमता तक जी सकता है।